हेलो फ्रेंड, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत करता हूं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे मित्र, सबसे पहले आज मैं आपके सामने ये बताना चाहूँगा कि आज के दिन शेयर मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा अफरा तफरी देखने को मिली। ऐसा रीज़न क्यों रहा? क्योंकि इंडिया का सबसे बड़ा जो IPO आया, यानी कि बोल सकते हैं FPO आया, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर जो आया, वो रहा वोडाफोन आइडिया का। फुली सब्सक्राइब हुआ, एंकर बुक बहुत अच्छी देखने को मिली, QIBs का रिस्पांस बहुत अच्छा देखने को मिला। साथ ही साथ जब QIBs का रिस्पांस आया तो रिटेल ने भी बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। रिटेल की जो पार्टिसिपेशन था वो करीब करीब 3600 करोड़ का था और फुली सब्सक्राइब हुआ। उसके बाद देखने को क्या मिला कि कल के दिन वोडाफोन आइडिया 9% के आसपास का क्रैश हुआ। लोगों का ये मानना था कि वोडाफोन आइडिया जो FPO का प्राइस था 11 रुपये, उसके भी नीचे उतर जाएगा। तो बहुत सारे लोगों ने बेचा, पर 11 रुपये 80 पैसे से नीचे गया नहीं और फाइनली लोअर सर्किट भी वहीं था और फाइनली 12 रुपये 45 पैसे के ऊपर ये ट्रैवल कर रहा है वोडाफोन आइडिया। बहुत सारे लोगों ने 12 रुपये के आसपास बेचा, 12.25, 12.55, फिर 13.40 पे भी बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं। अब जो लोग 13 रुपये के ऊपर खरीद रहे हैं वो डेफिनेटली नहीं बेचेंगे। देखिए, वोडाफोन आइडिया की स्टोरी किस तरीके से है कि स्टोरी बहुत लॉन्ग टर्म जर्नी है वोडाफोन आइडिया की। पर ये क्या है, क्योंकि एक मल्टी बैगर साबित हो सकता है आने वाले समय में। गवर्नमेंट का भी सपोर्ट है, QIBs का भी रिस्पॉन्स है, तो डेफिनेटली आने वाले समय में यहाँ से बहुत अच्छा कुछ देखने को मिल सकता है। अगस्त में बता रहे हैं वोडाफोन आइडिया का MSCI वर्ल्ड इंडेक्स के अंदर भी शामिल हो सकता है। साथ ही साथ 25,000 करोड़ का, चूंकि इनका जो FPO था 18,000 करोड़ का, ये फुली सब्सक्राइब हुआ। इसकी वजह से जो आने वाले समय में ये 25,000 करोड़ का डेट जो रेस करना चाहते हैं वो भी ऐसा माना जा रहा है कि फुली सब्सक्राइब उसको भी कर लिया जाएगा बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स के द्वारा। अब रिटेल इन्वेस्टर क्या होता है, थोड़ी थोड़ी बातों में 10-20 पैसा लेके बाहर निकल जाता है, पर जब भी QIBs जैसे बड़े इन्वेस्टर्स एंट्री मारते हैं तो वो उन्हें 100-200% से नीचे का रिटर्न चाहिए नहीं होता है। तो इसी वजह से वोडाफोन आइडिया बहुत ज़्यादा आज अफरा तफरी में रहा, लेकिन जिसको भी अलॉटमेंट मिला वो सभी प्रॉफिट में होंगे। कई ने बेच दिया, कई अभी भी रखे हुए हैं। रखना भी चाहिए भाई, लॉन्ग टर्म स्टोरी है। आपने इसी वजह से लिया ही था कि एक जंक स्टॉक था, अगर ये मल्टी बैगर बन गया तो बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा, जीरो हो गया तो इन्वेस्टर्स को डर भी नहीं लगेगा। आज बाकी चीज़ें क्या रही ये देखिए। मार्केट यहाँ पर चल रहा है 12:01 पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सेंसेक्स देखिए 0.02%, बहुत छोटा सा, केवल एक छोटे से पॉइंट के साथ पॉजिटिव में है। निफ्टी 50 की बात करेंगे तो करीब करीब 1 पॉइंट, केवल 1 पॉइंट से निगेटिव है। बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से मार्केट बोले रेस्ट्रिक्टेड है। निफ्टी मिड कैप के अंदर भी कुछ खास गिरावट देखने को यहाँ से नहीं मिल रही है। सिंगापुर के मार्केट की देखें क्या हालचाल है। निफ्टी के तो 0.0 केवल 5 पॉइंट गिरा हुआ है। डाउ जोन्स की अगर मैं बात करूँ यहाँ से तो डाउ जोन्स भी आप देख ही लीजिए। डाउ जोन्स के अंदर भी 132 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है। निकाय एशिया के मार्केट भी ठीक ही है। एक्चुअली यहाँ से सबसे बड़ा रिस्पॉन्स यहाँ से था वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड। वोडाफोन आइडिया के बाद जो सबसे ज़्यादा फैक्टर बताया जा रहा है वो है टीना फैक्टर। टीना फैक्टर, अगर आप कहीं भी सुने टीना फैक्टर क्या है तो घबराइएगा नहीं, देयर इज़ नो अल्टरनेटिव। इसका ये फुल फॉर्म है TINA, मीन्स देयर इज़ नो अल्टरनेटिव। इसका मतलब क्या हुआ कि गोल्ड प्राइस के अंदर जो बहुत ज़्यादा बढ़त देखने को मिल रही थी वो इसी टीना फैक्टर की वजह से देखने को मिल रही थी। बहुत सारे दिग्गज इन्वेस्टर्स का तो ये भी मानना है कि इजराइल और यूक्रेन की लड़ाई की वजह से गोल्ड भागा, पर वो तो यार उसको तो 1 साल हो गया, तो उसकी वजह से 1 साल के बाद गोल्ड का इम्पैक्ट आना मुझे लगता नहीं है। इसके बाद कुछ लोग बोल रहे हैं इजराइल और जो ये ईरान के बीच का युद्ध स्टार्ट हो गया था इसकी वजह से। भाई वो भी नेक्स्ट टू स्टोरी, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं था। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक स्टोरी निकल के आ रही है वो मुझे लगता है चाइना फैक्टर। चाइना गोल्ड के रेट में या मेटल्स के रेट में उतार चढ़ाव आसानी से कर देता है। चाइना के अंदर अब ये लोग देख रहे हैं कि भाई गोल्ड ही आने वाले समय में एक ऑल्टरनेट बनेगा और डॉलर पे लोगों की डिपेंडेंसी घटेगी। जैसे ही डॉलर पे डिपेंडेंसी घटेगी, जबकि ऐसा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, पर फिर भी लोगों का तो एक गणित है, क्योंकि शेयर मार्केट हो। एक्चुअली फाइनेंस जो होता है, फाइनेंस एक तरीके से बोले आर्ट है, ट्रेडिंग एक तरीके से साइंस है, ठीक है। तो फाइनेंस के अंदर जब आर्ट की बात होती है तो यहाँ पर हर चीज़ एजम्पशन बेस्ड होती है। तो अब लोगों का एजम्पशन ये है कि डॉलर पर, चूँकि अमेरिका का अब प्रभुत्व इतना ज़्यादा नहीं रहा है, गिर रहा है धीरे धीरे, चाहे वो अफगानिस्तान से उनको सेना को हटाना हो, रसिया यूक्रेन के बीच का वॉर हो, या फिर इजराइल ईरान के बीच का वार हो, अमेरिका बैकफुट पे नज़र आ रहा है। अब लोगों से उसकी उम्मीदें भी नहीं है एक्चुअली में, और इंडिया हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट आगे बढ़ ही रहे हैं। चाइना के अंदर क्या हुआ कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि अब अमेरिका का चूंकि स्थान नीचे गिर रहा है तो इसकी वजह से डॉलर भी आने वाले समय में एक मोस्ट प्रायोरिटी वाली करेंसी नहीं रहेगी। तो नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव क्या दिखता है जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है वो है गोल्ड। तो इसकी वजह से गोल्ड के प्राइस में बहुत ज़्यादा उछाल देखने को मिल रहा है, पर अभी गोल्ड कुछ दिनों से कूल ऑफ देखने को मिल रहा है। 139 पॉइंट आज भी कूल ऑफ है यहाँ पे 70,911
गोल्ड का अभी करंट में रेट चल रहा है। यहाँ पर ब्रोकरेज वगैरह इस पर नहीं होती है, ये तो इंडेक्स का रेट है। अगर आपको गोल्ड लेना है तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम आएगी, जिसे बोलते हो SGB। 2.5% के आसपास का वहाँ पर आपको इंटरेस्ट मिलता है, जो कि 6 महीने में आपको पेबल होता है। आपका वो भी इंटरेस्ट भी बढ़ता है, साथ ही साथ एक गोल्ड सेफ भी होता है, क्योंकि गोल्ड एक तरीके से आपको पेपर पे मिलता है, तो चोरी चकारी होने का भी खतरा नहीं रहता है। फिर भी कुछ लोगों का होता है कि हमें फिजिकल गोल्ड ही लेना है, तो आप फिजिकल गोल्ड भी ले सकते हो। गोल्ड फिलहाल के तौर पे कूल ऑफ हो गया है। जिनको भी गोल्ड में अपॉर्चुनिटी दिख रही थी, जिनको भी अच्छा लगता है गोल्ड, वो शायद ये बेस्ट समय है गोल्ड लेने का। गोल्ड ऐसा नहीं है कि आपको 20 करोड़ का गोल्ड लेना था तो मार्केट में गए 20 करोड़ का खरीद लिया, पता लगा ये फिर ये 68,000 का आ गया और फिर आप कह रहे हो अरे यार 70,000 में फर्जिम खरीद लिया था। तो आपको क्या किस तरीके से करना चाहिए, वही स्ट्रेटेजी, 10 टुकड़े में अपने पैसे को डिवाइड करो और थोड़ा थोड़ा जाके गोल्ड लेते रहो, चाहे वो SGB के द्वारा लेते रहो, चाहे फिजिकल गोल्ड उठाते रहो, ठीक है। अब लोग पूछेंगे सिक्योरिटी जी आप क्या चाहते हो, अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते। भाई अगर मैं आपकी जगह होता, या मैं बोलूँ कि मैं पर्सनली मैं बताऊँ तो मैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड SGB की जो गवर्नमेंट की स्कीम है उस पर ज़्यादा बिलीव करता हूँ, क्योंकि जब गोल्ड मार्केट रेट के हिसाब से जो भी चलता है, तुम्हारा जो SGB है उसका भी प्राइस आगे बढ़ता है, सेम प्रोपोर्शनेट में आगे बढ़ता है, साथ ही साथ उस पर 2.5% का इंटरेस्ट भी आता है। मैं बहुत बार ये चीज़ वीडियो में रिवील कर चुका हूँ। साथ ही साथ कुछ और चीज़ों की अगर मैं बात करूँ, डॉलर इंडेक्स की बात करें तो जो लोग US के अंदर पैसा डालते हैं, लाइक एप्पल के शेयर या जो भी US के अंदर अगर पैसा किसी भी तरीके से भेज रहे हैं, तो वापस से डॉलर मजबूत स्थिति में देखने को मिल रहा है। 83.37 पैसे का ये गोल्ड US डॉलर आ चुका है रुपए के मुकाबले। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक्शंस के कारण कोटक महिंद्रा बैंक, जी हाँ, भारत का HDFC के बाद सबसे बड़ा जो बैंक इंडिया के अंदर माना जाता है वो कोटक महिंद्रा बैंक है। जी हाँ, बैंकों के ऊपर फिर से RBI का चाबुक एक चला है और 10.68% का क्रैश, भयंकर क्रैश देखने को मिल रहा है। वैसे भी लोग आजकल जो लार्ज कैप कैटेगरी में, बहुत सारे दिग्गज पहले बोलते थे कि भाई लार्ज कैप में पैसा डालो बहुत सेफ है, लार्ज कैप में पैसा डालो बहुत सेफ है। कहाँ से ये सेफ दिख रहा है, 10% टूट गया है। HDFC बैंक की बात करेंगे, पिछले 2 साल से कोई रिटर्न बना के नहीं दिया। इन्फोसिस की बात करेंगे, जिसने 1900 रुपये में खरीदा, आज भी 2 साल से फंसा हुआ है, ठीक है, रिटर्न ही बना के नहीं मिल रहा है। हालांकि TCS अच्छा रिटर्न दे रहा है, अल्ट्राटेक सीमेंट ने अच्छा रिटर्न बना के दिया है, मारुति सुजुकी ने अच्छा रिटर्न बना के दिया है, बजाज ऑटो ने अच्छा रिटर्न बना के दिया है, ICICI बैंक ने भी ठीक ठाक रिटर्न बना के दिया है, एक्सिस बैंक ने भी ठीक ठाक रिटर्न बना के दिया है। पर कुछ जो मार्केट के दिग्गज थे उन्होंने रिटर्न बना के नहीं दिया है। अब यहाँ से जो म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो लोग सोचते हैं कि लार्ज कैप में बहुत अच्छा पैसा बनता है या बहुत कम रिस्क होता है, तो ये एक तरीके से सिर्फ एक मिथ है। पर हाँ, अगर जो नए इन्वेस्टर हैं, मेरा मानना है उन्हें लार्ज कैप से अगर शुरुआत कर रहे हैं तो इससे अच्छा है कि आप पेपर ट्रेडिंग करें। बहुत सारे ऐसे ऐप आते हैं जिसमें आपको फेक करेंसी मिलती है 10 लाख 15 लाख की, तो उससे आप शुरुआत करें। उस पर एक बार आप लार्ज कैप में खरीदोगे, आपको खुद ही पता चल जाएगा 6-7 महीने के बाद, अरे यार यहाँ से तो कुछ रिटर्न ही निकल के नहीं आ रहा है। तो आपको क्वालिटी स्टॉक्स भी आगे चल के देखने को मिलेंगे और उसके बाद फिर आप अपना रियल ट्रेड कर सकते हो, चाहे ट्रेडिंग करनी हो चाहे इन्वेस्टिंग करनी हो, फिर आप रियल वर्ल्ड में लेकर के अपने पैसे को आइए, ठीक है। इससे आपको चीज़ें भी सीखने को मिलेंगी। कोशिश करें कि पेपर ट्रेडिंग से स्टार्ट करें अगर आप नए हैं, और अगर आप फिर पुराने हो चुके हैं तो सिंपल सी बात है, म्यूचुअल फंड के अंदर से स्टार्ट कीजिए। 7 से 10 साल से भी ज़्यादा का अगर आपका नज़रिया है तो स्मॉल कैप मिड कैप को सेलेक्ट कीजिए। बहुत शॉर्ट टर्म का नज़रिया है तो फिर आप लार्ज कैप की तरफ आगे बढ़िए, क्योंकि लार्ज कैप में अगर लॉस होता है तो थोड़ा सा कम देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू स्मॉल कैप एंड मिड कैप। चलिए यहीं से वीडियो को विराम देंगे। आपको ऐसा क्या लगता है कि आज मार्केट में ऐसा हुआ, या आपके म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो किस परिस्थिति में है, आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। मेरे भाई, इनकम टैक्स फाइलिंग का सीजन चल रहा है, आप ये सर्विस हमारे द्वारा भी ले सकते हो। हमारे पास चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड एडवोकेट्स की पूरी एक टीम है जो कि बहुत अच्छे से रिटर्न को फाइल करते हैं। साथ ही साथ कर समाधान की स्कीम भी आपको बताई जाती है कि किस तरीके से आपके टैक्स में बचत हो सकती है। टैक्स इवेजन नहीं, टैक्स प्लानिंग करते हैं, ठीक है। तो यहीं से वीडियो को विराम देंगे। इन नंबर पर आप व्हाट्सएप करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हो। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरि शरणम। बहुत बहुत धन्यवाद।